संविधान की व्याख्या वाली कक्षा में आज अनुच्छेद 108 पर चर्चा करेंगे हम लोग। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 107 से 122 संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पारित होने के बारे में प्रावधान था। अनुच्छेद 108 का भी संदर्भ रहा है अनुच्छेद 107 में कि यदि संसद के संयुक्त बैठक की बात कह दी गई है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 108 जो आज चर्चा का विषय है उसमें हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात इसमें कही गई है कि यदि किसी समय दोनों सदनों में किसी भी बात पर, किसी विधेयक पर गतिरोध हो गया है तो उस गतिरोध को समाप्त कैसे कर सकते हैं हम, इसी पर चर्चा है अनुच्छेद 108 के तहत। लिखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किन दशाओं में, उन दशाओं का उल्लेख होगा इसमें। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने, ट्रांसमिट, साधारण शब्दों में कहें भेजे जाने के पश्चात अब तीन दशाएं हैं कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं। ये तीन दशाएं हैं जिनमें संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। तो अनुच्छेद 108 किस बात का उल्लेख करता है, पहले यह देखें। संसद के दोनों सदनों की पूर्व दशाएं हैं इसमें। वो क्या है? पहली, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया है या विधेयक में किए गए संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हैं या एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरे सदन ने छह माह की अवधि की समाप्ति तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये तीन दशाएं हैं, तीनों में से जो हो। तो यह कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 108 का जो खंड 1 है वह यह इन दशाओं का उल्लेख करता है कि किन दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है। हमने 107 में पढ़ा कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित है और राज्यसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा का विघटन हो गया है और वह समाप्त हो गया है, उस दशा को छोड़ दें, तब क्या होगा? यह भी हमने पढ़ा था 107 में कि यदि उसके पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई है तो लोकसभा के विघटन से भी वह समाप्त नहीं होगा।
उसी की बात कर रहा है यह, कि लोकसभा का विघटन होने के कारण हो गया है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। यदि हाँ, इसको पहले हम लोग देख लें। संयुक्त बैठक की सूचना राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति संसद का प्रधान है अनुच्छेद 79 में, और राष्ट्राध्यक्ष है एक इसमें। इस कारण से वह सक्षम प्राधिकारी है। अब दो परिस्थितियां हैं। यदि सदन सत्र में है तो संदेश द्वारा, यदि सदन तो लोक अधिसूचना द्वारा। दो तरीके से सूचनाएं दी जा सकती हैं। यदि संसद का सदन सत्र में है तो मैसेज भेजेगा वह, और अगर संसद सत्र में नहीं है तो वह लोक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रपति को सदनों को संदेश भेजने का जो शक्ति है वह अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति को सदनों को संदेश भेजने की शक्ति है, यह शक्ति उसे अनुच्छेद 86 से मिल रही है। उस आधार पर यदि सदन सत्र में है तो वह संदेश भेजकर कहेगा कि आप दोनों संयुक्त अधिवेशन के लिए इकट्ठा होइए, और अगर सत्र में नहीं है सदन तो वह लोक अधिसूचना जारी करके यह सूचना देगा कि संयुक्त बैठक की जाएगी, चूंकि अमुक विधेयक पर दोनों सदनों में किसी भी एक दशा में, जिसका उल्लेख अभी हम लोग कर रहे थे, उस पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। आगे क्या है? यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपने अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में वृद्धनिष्ठ प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे। राष्ट्रपति ने अगर अधिसूचना जारी कर दी है या संदेश दे दिया है तो सदन अब उस पर कार्यवाही नहीं करेगा, और वह राष्ट्रपति ने जो तिथि निर्धारित की है उस तिथि पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है तो दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। अब इसमें क्या बात है, अब ये समझिए। जो बहुमत चाहिए वो इसको और क्लियर कर लें। इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और
मतदान करने वाले कुल संख्या का बहुमत, अर्थात मान लिया कि लोकसभा के 400 सांसद हैं और 200 सांसद हैं राज्यसभा के, 600 हो गए। 600 में से 500 मतदान कर रहे हैं, 100 उपस्थित हैं लेकिन मतदान नहीं कर रहे, तो 500 का 50% +1 चाहिए। इसका मतलब है कि चूंकि लोकसभा की सीटों की संख्या अधिक है, इसलिए उसको एडवांटेज है संयुक्त बैठक में। यदि संयुक्त बैठक की जा रही है तो निश्चित रूप से विधेयक पारित हो जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित है। लेकिन ऐसी संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं हो सकती, यह लिखा गया है। और यदि लोकसभा का विघटन हो गया है तब संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। यदि हमने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है तो वह बैठक होगी और उसको हम टाल नहीं सकते। अब इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 108 और 118 का संबंध क्या है। तो अनुच्छेद 118 का जो खंड 4 है वो यह कह रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा होगा या किया जाएगा जिसको नियमावली के तहत हमने निर्धारित किया है, और वह नियमावली वही होगी जो अनुच्छेद 118 के सदनों की प्रक्रिया नियमावली है। और इसको सरल भाषा में कहें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और इसकी अनुपस्थिति में नियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा। यह नियम बनाएगा कौन? नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति का है और अध्यक्ष तथा सभापति से परामर्श अनिवार्य है। बिना उसके परामर्श के वह नियम नहीं बना सकता। यह स्पष्ट रूप से बात कही गई है, राइट, कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसलिए अध्यक्ष और सभापति दोनों की राय चाहिए, दोनों की बातें करनी है।